दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित लेख रशिया सेज यूएस प्लेइंग क्वाड गेम विद इंडिया और द डिप्लोमेट में छपे लेख क्वाड 2.0 इज ऑफ टू अ गुड स्टार्ट, इट मस्ट कीप गोइंग के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल जीएस पेपर 2 के अंतर्राष्ट्रीय संबंध खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। कुछ दिनों पहले रूस ने अमेरिका की इंडो पैसिफिक नीति और क्वाड कहलाने वाली 4 देशों की रणनीतिक वार्ता की आलोचना की है और इसे भारतीय हितों के लिए चिंताजनक बताया है। रूस ने कहा है कि क्वाड नामक यह वार्ता भारत को चीन विरोधी गतिविधियों में शामिल करने के लिए पश्चिमी देशों की एक चाल है। रूस का कहना है कि क्वाड की अवधारणा क्षेत्र में अलगाव और विभाजनकारी नीतियों को बढ़ावा देगी और इससे रूस और भारत के संबंध भी प्रभावित हो सकते हैं। गौरतलब है कि बीते माह ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेनाओं ने युद्धपोत, सबमरीन और एयरक्राफ्ट भेजकर हिंद महासागर में अपने सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास आयोजित किए थे, जिसे मालाबार नौसैनिक अभ्यास कहा जाता है। विश्लेषकों ने इस अभ्यास को इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के सैन्य और राजनीतिक प्रभाव का मुकाबला करने के लिए इन 4 देशों की गंभीरता का संकेत बताया। वहीं चीन ने इस अभ्यास को क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा बताते हुए इसकी निंदा की और क्वाड को नाटो के एशियाई संस्करण के रूप में वर्णित किया। ऐसे में समझना जरूरी है कि क्वाड की अवधारणा क्या है और इसका सदस्य बनने से भारत के हित किस तरह से प्रभावित हो सकते हैं। इसके अलावा इस आर्टिकल के जरिए हम यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में क्वाड का गठन क्षेत्र की स्थिरता को किस तरह से प्रभावित कर सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि क्वाड की अवधारणा क्या है और इसमें कौन से देश शामिल हैं। क्वाड दरअसल भारत, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक अनौपचारिक रणनीतिक बातचीत है, जिसे क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग यानी चतुष्कोणीय सुरक्षा संवाद कहा जाता है। इसका उद्देश्य इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मुक्त व्यापार, खुलापन और समृद्धता सुनिश्चित करना और इसके लिए समर्थन देना है। क्वाड के विचार को पहली बार 2007 में जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे द्वारा लाया गया था, जिसे अक्सर क्वाड 1.0 भी कहा जाता है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया पर बढ़ते चीन के दबाव के कारण ऑस्ट्रेलिया इससे अलग हो गया और यह विचार आगे नहीं बढ़ सका। क्वाड 1.0 का विचार समाप्त हो जाने के बाद चीन की इंडो पैसिफिक क्षेत्र में महत्वाकांक्षाएं और बढ़ने लगी और उसने इस दिशा में आक्रामक नीतियां लागू करनी शुरू कर दी। इन नीतियों में दक्षिण चीन सागर में 9 डैश लाइन पर एक तरफा दावे, तेजी से युद्धपोत निर्माण गतिविधियां शुरू करना, जिबूती में अपना पहला ओवरसीज बेस बनाना और मलक्का जलडमरू मध्य से आगे हिंद महासागर में इसकी सतह और उपसतह की छानबीन जैसी गतिविधियां शामिल हैं। इन नीतियों ने भारत और जापान जैसे क्षेत्रीय देशों को बढ़ती चीनी महत्वाकांक्षा के बारे में सचेत किया। इसके बाद दिसंबर 2012 में शिंजो आबे ने फिर से एशिया के डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड की अवधारणा को पेश किया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका शामिल थे और इसका उद्देश्य हिंद महासागर से पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र के समुद्री कॉमन्स की सुरक्षा से जुड़ा था। आगे चलकर नवंबर 2017 में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र के महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों को किसी भी प्रभाव से मुक्त रखने और एक नई रणनीति विकसित करने के लिए काफी समय से लंबित क्वाड गठबंधन को आकार दिया और अब इस मंच में ऑस्ट्रेलिया के शामिल हो जाने के बाद इसे क्वाड 2.0 कहा गया है और वर्तमान में ये चारों देश मिलकर इस वार्ता को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे में जानना जरूरी है कि इस वार्ता से जुड़े क्वाड देशों के अपने हित क्या है। क्वाड वार्ता में शामिल सभी देश इस मंच का उपयोग चीन की बढ़ती आक्रामकता और स्थिति को संतुलित करने और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मुक्त व्यापार और अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए कर रहे हैं। इसके अलावा अगर इन देशों के अलग अलग हितों को समझे तो यूएसए ने पूर्वी एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए एक नीति को अपनाया था, जिसके तहत अमेरिका ने रूस के साथ साथ चीन को भी अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति
राष्ट्रीय प्रतिरक्षा रणनीति और इंडो पैसिफिक रणनीति पर पेंटागन की रिपोर्ट में रणनीतिक प्रतिद्वंदी के रूप में शामिल किया था। अमेरिका के लिए चीन के बढ़ते आर्थिक प्रभाव को संतुलित करने के साथ दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर जैसे क्षेत्र भी महत्वपूर्ण है। ऐसे में यूएसए इस गठबंधन को इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपने प्रभाव को फिर से हासिल करने के अवसर के रूप में देखता है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वह अपनी भूमि, बुनियादी ढांचे और राजनीति पर चीन के बढ़ते इंटरेस्ट और अपने विश्वविद्यालयों पर चीन के बढ़ते प्रभाव को लेकर चिंतित है। इसके अलावा चीन पर बहुत ज्यादा आर्थिक निर्भरता को ध्यान में रखते हुए ऑस्ट्रेलिया अब अन्य देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने पर विचार कर रहा है। गौरतलब है कि चीन ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर रहा है और इस साल चीन ने ऑस्ट्रेलिया पर कोरोना वायरस की उत्पत्ति की जांच का समर्थन करने का आरोप लगाते हुए कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध और इसके द्वारा चीन को किए जाने वाले निर्यात पर भारी शुल्क लगा दिए थे। ऐसे में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करना ऑस्ट्रेलिया के लिए जरूरी हो जाता है। इसी तरह जापान ने पिछले एक दशक में चीन द्वारा किए जाने वाले क्षेत्रीय परिवर्तन से संबंधित चिंता जाहिर की है। जापान का चीन के साथ ईस्ट चाइना सी पर मौजूद द्वीपों को लेकर विवाद है। इसके बावजूद चीन अपने रक्षा बलों का तेजी से आधुनिकीकरण कर रहा है और दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर के विवादित जल में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा रहा है। हालांकि चीन जापान का दूसरा बड़ा ट्रेड पार्टनर है। चीन के साथ व्यापार की मात्रा जापानी अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण जीवन रेखा बनी हुई है और 2017 की शुरुआत से जापान से होने वाले शुद्ध निर्यात ने जापान की आर्थिक समृद्धि में 1/3 का योगदान दिया है। ऐसे में क्वाड के जरिए जापान चीन के साथ अपनी आर्थिक जरूरतों और क्षेत्रीय चिंताओं को संतुलित कर सकता है। इसी तरह जापान ने अन्य देशों में बुनियादी ढांचे से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने संबंधी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल होने पर सहमति व्यक्त की है। इससे जापान चीन के साथ संबंधों में सुधार करते हुए उन देशों में चीन के प्रभाव को भी कम कर सकता है। तो आइए अब समझते हैं कि भारत के लिए क्वाड का क्या महत्व है। बदलते भू राजनीतिक संबंधों में क्वाड की अवधारणा भारत के लिए अवसर और चुनौती दोनों उपलब्ध कराती है। ऐसे में अवसर को समझे तो भारत के लिए हिंद महासागर का क्षेत्र सामरिक रूप से बहुत अहम है, क्योंकि चीन के लिए भी समुद्री क्षेत्र हिमालयी क्षेत्र में भूमि हड़पने के प्रयासों में शामिल होने की तुलना में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चीनी व्यापार का एक बड़ा हिस्सा भी भारतीय समुद्री मार्गों के माध्यम से जाता है, जो समुद्री चेक पॉइंट से होकर गुजरते हैं। ऐसे में सीमाओं पर किसी भी चीनी आक्रामकता की स्थिति में क्वाड देशों के सहयोग से भारत संभावित रूप से चीनी व्यापार को बाधित कर सकता है। महाद्वीपीय क्षेत्र में जहां चीन पाकिस्तान की मिलीभगत के चलते भारत की स्थिति अक्सर कमजोर दिखाई पड़ती है, ऐसे में किसी देश के साथ गठबंधन बनाने, नियम निर्धारित करने और रणनीतिक अन्वेषण के अन्य रूपों को शुरू करने के लिए समुद्री क्षेत्र भारत के लिए खुला है। इंडो पैसिफिक की अवधारणा आने के साथ उभरती हुई महाशक्तियों की समुद्री क्षेत्र में दिलचस्पी बढ़ी है। उदाहरण के तौर पर कई यूरोपीय देशों द्वारा हाल ही में जारी की गई इंडो पैसिफिक रणनीतियों को देखा जा सकता है। ये देश भारत के साथ मिलकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र से जुड़े ब्रॉडर एशिया के विजन के मुताबिक भौगोलिक सीमाओं से दूर अपने प्रभाव को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा भारत मानवीय सहायता और आपदा राहत में सामूहिक कार्रवाई, खोज और बचाव या एंटी पायरेसी ऑपरेशन के लिए शिपिंग की निगरानी, आपदा प्रभावी देशों के लिए बुनियादी ढांचा सहायता, कनेक्टिविटी इनिशिएटिव और इसी तरह की अन्य गतिविधियां कर सकता है। भारत क्वाड देशों के साथ मिलकर हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की साम्राज्यवादी नीतियों की जांच कर सकता है और इस क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास सुनिश्चित कर सकता है। इसके विपरीत अगर चुनौती की बात करें तो क्वाड का हिस्सा बनना भारत के लिए पुराने और विश्वसनीय सहयोगी रहे रूस के साथ संबंधों में एक बड़ी बाधा बन सकता है। इसके अलावा भारत के लिए एक बड़ी चुनौती उसके पड़ोसी देश चीन के साथ संबंधों को सुधारने को लेकर भी है। ऐसे में अमेरिका से नजदीकी बढ़ाना भारत के पुराने साथियों और पड़ोसी देशों के लिए चिंताजनक हो सकता है। ऐसे में जानते हैं कि रूस और चीन क्वाड को किस तरह से देखते हैं। बीते दिनों रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने क्वाड को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर की हैं। उनका कहना है कि पश्चिमी देश भारत के साथ रूस की घनिष्ठ साझेदारी
और विशेषाधिकार प्राप्त संबंधों को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत वर्तमान में पश्चिमी देशों की सतत आक्रामक और कुटिल नीतियों का एक लक्ष्य है और वे इंडो पैसिफिक रणनीतियों को बढ़ावा देकर इसे चीन विरोधी खेलों में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अमेरिका द्वारा सैन्य और तकनीकी सहयोग के जरिए भारत द्वारा रूस से S-400 मिसाइल प्रणाली खरीदने से जुड़े समझौते पर रोक लगाने संबंधी दबाव डालने की तरफ भी इशारा किया और यह पहली बार था जब रूस ने क्वाड के तहत भारत रूस संबंधों के प्रभावित होने की भी बात कही। क्वाड को लेकर चीन का मानना है कि इंडो पैसिफिक की अवधारणा अमेरिका द्वारा रची गई एक साजिश है, जिसका उद्देश्य चीन के बॉर्डर रोड इनिशिएटिव यानी BRI का विरोध करना, इसकी विकासात्मक वित्त और कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर सवाल उठाना और इसके भविष्य को कमजोर करने के लिए एक सैन्य गठबंधन की नींव रखना है। लेकिन इन विरोधों के अलावा भी क्वाड से जुड़ी अन्य कई तरह की चिंताएं हैं जिनके बारे में समझना और इनका समाधान निकालना जरूरी है। तो ऐसे में समझते हैं क्वाड से जुड़ी चिंताओं को और जानते हैं कि आगे की राह क्या हो। क्वाड की बढ़ती सहायक और रणनीतिक गतिविधियों के बावजूद इसके लिए एक बड़ी चुनौती इसका अपरिभाषित दृष्टिकोण है, यानी क्वाड में सहयोग की क्षमता होने के बावजूद यह किसी परिभाषित रणनीतिक मिशन के बिना एक सिस्टम बना हुआ है। ऐसे में क्वाड को अपने लिए एक स्पष्ट मिशन और विजन रखने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा क्वाड के सदस्यों के लिए खुलेपन का प्रदर्शन करना और प्रतिक्रियावादी ना होना महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा इन देशों को यह सुनिश्चित करना होगा कि फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक की सभी बातें केवल एक नारे तक ही सीमित ना रहें और उन पर कोई ठोस कार्यवाही की जा सके। लोवी इंस्टीट्यूट के विशेषज्ञ के मुताबिक बहुत सारे देश न केवल चीन से बल्कि बड़ी शक्तियों के बीच होने वाली प्रतियोगिता के प्रति बहुत सचेत हैं। ये देश क्वाड को इन बड़ी शक्तियों के बीच होने वाली एक प्रतियोगिता और क्षेत्र को अस्थिर करने की संभावना के रूप में देखते हैं। ऐसे में क्वाड राष्ट्रों को भी सभी हितधारकों के आर्थिक और सुरक्षा हितों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से एक व्यापक ढांचे में इंडो पैसिफिक विजन को बेहतर ढंग से समझाने की आवश्यकता है। इससे छोटे देशों को यह आश्वासन मिल सकेगा कि क्वाड क्षेत्रीय लाभ के लिए एक कारक बन सकता है और इस पर चीन द्वारा लगाए गए सैन्य गठबंधन और एशियाई नाटो जैसे आरोप भी निराधार हो जाएंगे। इसी तरह एक ऐसे दौर में जहां आर्थिक लाभ विचारधारा से कहीं अधिक मायने रखते हैं, यदि क्वाड देश चीन के बढ़ते आर्थिक प्रभुत्व को संतुलित करना चाहते हैं तो उन्हें इंडो पैसिफिक में चीन की आर्थिक कूटनीति के लिए कोई विकल्प पेश करने की जरूरत है। विश्लेषकों के मुताबिक क्वाड ने 2018 में चीन के कई अरब डॉलर के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के विकल्प के रूप में एक संयुक्त क्षेत्रीय बुनियादी ढांचा योजना स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा की थी, लेकिन इस मुद्दे पर कोई स्पष्ट प्रगति नहीं हो सकी। ऐसे में आवश्यकता है कि ऐसे किसी विकल्प पर फिर से विचार किया जाए। इंडो पैसिफिक पर पूरा फोकस क्वाड को लैंड आधारित ग्रुपिंग के बजाय समुद्र आधारित बनाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यह सहयोग एशिया प्रशांत क्षेत्र और यूरेशियाई क्षेत्रों तक फैला है। ऐसे में क्वाड देश आगे चलकर इसके विस्तार पर विचार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत के कई अन्य साझेदार भी हैं, इसलिए भारत को इंडोनेशिया और सिंगापुर जैसे देशों को भविष्य में इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित करना चाहिए। इसके अलावा क्वाड देशों को इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए एक समुद्री सिद्धांत यानी मैरीटाइम डॉक्ट्रिन का विकास करना चाहिए, जो वर्तमान और भविष्य की समुद्री चुनौतियों पर विचार विमर्श करेगा और अपने सैन्य और गैर सामान्य उपकरणों को मजबूत करेगा और अपने रणनीतिक साझेदारों को आपस में जोड़ेगा। कुल मिलाकर यदि भारत के संदर्भ में देखें तो भारत को अपने राष्ट्रीय और क्षेत्रीय हितों को सुरक्षित करने के लिए अब समुद्री क्षेत्र पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इस संदर्भ में इंडो पैसिफिक क्षेत्र से निपटने के लिए विदेश मंत्रालय यानी MEA के तहत एक नया प्रभाग स्थापित करना सही दिशा में उठाया गया कदम कहा जा सकता है। तो आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। इंडो पैसिफिक क्षेत्र की अवधारणा क्या है? क्वाड के संदर्भ में विचार करते हुए बताएं कि यह भारत के हितों को किस तरह से प्रभावित कर सकता है।